आसमान में उड़ता हुआ एक विशाल वाणिज्यिक विमान हो, या फिर सड़क पर दौड़ती कोई बहुत ही अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कार, या मान लीजिए कारखानों में दिन रात काम करने वाली भारी मशीनरी। मैंने हमेशा सोचा है कि धातु का एक भी टुकड़ा कटने से पहले ही उससे पहले ही ये कैसे तय हो जाता है कि लाखों अलग अलग हिस्से स्क्रीन पर एक साथ बिल्कुल सही तरीके से काम करेंगे? बिल्कुल, मतलब ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये सब कैसे होता है। आज के हमारे स्रोत इसी तकनीक के इर्द गिर्द घूमते हैं। जब बात एरोस्पेस या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की आती है तो कैटिया यानी कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन कोई साधारण डिजाइन टूल नहीं है। सही कहा। डसॉल्ट सिस्टम्स द्वारा विकसित ये कैटिया सॉफ्टवेयर दरअसल पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया का दिल है। ये कैड, कैम और सीएई को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है। हाँ, और आज हम कैटिया असेंबली डिजाइन के उन्हीं कोर प्रिंसिपल्स का विश्लेषण कर रहे हैं जो इतने बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स को संभव बनाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि जब प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े और जटिल हो जाते हैं, जहाँ हज़ारों या लाखों पार्ट शामिल होते हैं, तो कैटिया असेंबली डिज़ाइन का उपयोग करके उन विशाल प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाता है। यहाँ हम उन 10 बेहतरीन तरीकों या बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने की कोशिश करेंगे जो इस सॉफ्टवेयर में महारत हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूरी चर्चा की नींव रखने के लिए मुझे लगता है हमें सबसे पहले कैटिया असेंबली डिज़ाइन के प्राथमिक उद्देश्य पर गौर करना होगा। मतलब इसका मुख्य काम केवल 3D पुर्जों को एक जगह इकट्ठा करना या उन्हें स्क्रीन पर सुंदर दिखाना नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी बेसिक सॉफ्टवेयर कर लेगा। बिल्कुल। इसका असली काम है इंजीनियरों को अलग अलग घटकों के बीच के संबंधों को प्रबंधित करने की अनुमति देना। ये एक ऐसा डिजिटल वातावरण तैयार करता है जहां पुर्जों के इंटरेक्शन को सिम्युलेट किया जा सकता है, यानी वो असल दुनिया में कैसे बर्ताव करेंगे। जी हाँ, ये सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है कि जो असेंबली स्क्रीन पर बन रही है वो वास्तविक दुनिया में पूरी तरह से कार्यात्मक हो और उसे बिना किसी अड़चन के मैन्युफैक्चर भी किया जा सके। जब किसी प्रोजेक्ट में लाखों पार्ट्स होते हैं तो उन्हें इस तरह से जोड़ना कि वे एक सिंगल सिस्टम के रूप में काम करें, एक बहुत ही रणनीतिक प्रक्रिया बन जाती है। सुनने में ये बहुत सुव्यवस्थित लगता है, लेकिन लाखों पुर्जों के साथ इसकी योजना बनाना कागज पे जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल। किसी भी विशाल प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, चाहे वो एक नया हवाई जहाज डिजाइन करना हो या किसी कार का इंजन, स्रोतों के अनुसार सबसे पहले पूरे प्रोजेक्ट के स्कोप, उसके उद्देश्यों और अंतिम परिणामों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होता है। और यहीं पर योजना और संगठन का महत्व सामने आता है। हाँ, दस्तावेजों में एक बहुत ही प्रभावी रणनीति पर जोर दिया गया है और वो है सब असेंबलीज का उपयोग। मतलब अगर हम सीधे लाखों पुर्जों को एक ही जगह डालने की कोशिश करेंगे तो वो तो एक दुष्स्वप्न से कम नहीं होगा। तकनीकी दृष्टिकोण से ये पदानुक्रमित या जो हायरार्किकल अप्रोच है वो अपनाना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक मजबूरी है। मजबूरी कैसे? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक पूरी कार का डिजाइन एक ही फ्लैट लिस्ट में है। अगर आपको सिर्फ स्टीयरिंग व्हील के एक छोटे से स्क्रू में बदलाव करना है तो आपको लाखों पार्ट्स के लिस्ट में उसे खोजना पड़ेगा। ओह, वो तो लगभग असंभव है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उस पूरे डिजाइन को सब असेंबलीज में बांट देते हैं, जैसे इंजन ब्लॉक अलग, चेसिस अलग और इंटीरियर अलग, तो वो भारी जटिलता अचानक बहुत ही प्रबंधनीय हो जाती है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। इससे इंजन की टीम सिर्फ इंजन पर फोकस कर सकती है। नेविगेशन को तो तेज करती है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये इंजीनियरों के दिमाग पर पड़ने वाले उस भारी कॉग्निटिव लोड को कम करती है जो इतने बड़े डेटा को देखकर स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। और इसी संगठन को सॉफ्टवेयर के अंदर दर्शाने के लिए कैटिया के प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक स्पष्ट प्रोडक्ट ट्री बनाते हैं। जी, इसे हम अपने कंप्यूटर के फोल्डर स्ट्रक्चर की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे हमारी हार्ड ड्राइव में मेन फोल्डर के अंदर सब फोल्डर होते हैं और उनके अंदर फाइल्स होती हैं, वैसे ही इस प्रोडक्ट ट्री में मेन असेंबली के अंदर सब असेंबलीज और उनके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हाँ, ये एक विजुअल और लॉजिकल मैप की तरह काम करता है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये प्रोडक्ट ट्री सिर्फ एक नेविगेशन टूल नहीं है, ये असल में टीम के सदस्यों के बीच सहयोग की पूरी परिभाषा को बदल देता है। वो कैसे? देखिए, बड़े प्रोजेक्ट्स में एक साथ सैकड़ों इंजीनियर काम कर रहे होते हैं। इस स्पष्ट ढांचे के कारण हर किसी को अपनी बाउंड्री पता होती है।
कोई भी इंजीनियर असेंबली के किसी भी विशिष्ट हिस्से को तुरंत खोद सकता है, उसे आइसोलेट कर सकता है और उस पर काम कर सकता है। बिल्कुल। या पूरी मेन असेंबली ही क्रैश हो जाएगी। जब सहयोग की बात आती है तो एक और चुनौती सामने आती है, मतलब हर छोटे पुर्जे को बार बार बनाने की झंझट, और यहीं पर घटकों का मानकीकरण गेम बदल देता है। ये बहुत अहम हिस्सा है। इसे हम अपने बचपन के लेगो ब्लॉक्स के उदाहरण से समझ सकते हैं। लेगो में कुछ गिने चुने आकार के ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन उनका बार बार इस्तेमाल करके हम कुछ भी बना सकते हैं। विशाल असेंबली डिजाइन में भी ऐसा ही होता है। कैटिया में कैटलॉग्स का उपयोग किया जाता है जहां मानक पुर्जों को सुरक्षित रखा जाता है, जैसे नट, बोल्ट, वॉशर या बियरिंग। हाँ, कोई भी इंजीनियर सीधे कैटलॉग से उस स्टैंडर्ड पार्ट को उठा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचें तो जब हम इतने सारे स्टैंडर्ड पार्ट्स कैटलॉग से उठाते हैं और हर जगह एक ही तरह के पुर्जे इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इससे डिजाइन में नयापन सीमित नहीं हो जाता? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। मानकीकरण इनोवेशन को रोकता नहीं है, बल्कि ये उसके लिए जगह बनाता है। अच्छा, वो कैसे? इस मानकीकरण के पीछे का सबसे बड़ा कारण है अनावश्यक काम या रिडंडेंसी को खत्म करना। अगर किसी हवाई जहाज में 50,000 एक जैसे रिवेट्स लगने हैं, तो एक इंजीनियर का समय उन रिवेट्स को बार बार डिजाइन करने में बर्बाद नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो सच में समय की बर्बादी होगी। कैटलॉग का उपयोग करने से उस इंजीनियर का समय और उसकी मानसिक ऊर्जा बचती है, जिसे वो डिजाइन के अधिक जटिल और इनोवेटिव हिस्सों जैसे कि एरोडायनेमिक्स पर खर्च कर सकता है। इसके अलावा इससे गलतियों की संभावना भी कम होती है और मुझे लगता है रखरखाव में भी आसानी होती होगी। बिल्कुल सही। सबसे महत्वपूर्ण बात भविष्य में मेंटेनेंस ही है। जब वो मशीन वास्तविक दुनिया में काम कर रही होगी तो उसे रिपेयर करना बहुत आसान होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि वो स्टैंडर्ड पार्ट दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमने योजना बना ली, पुर्जे बना लिए, स्टैंडर्ड पार्ट्स भी तय कर लिए, लेकिन इन सारे अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ा कैसे जाए? यही तो असली खेल है। यहीं पर कैटिया में कंट्रोल की बात आती है, जिन्हें हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ये कंस्ट्रेंट्स ही तय करते हैं कि कौन सा पुर्जा किसके साथ कैसे जुड़ेगा, क्या वो फिक्स्ड रहेगा या किसी धुरी पर घूमेगा या स्लाइड करेगा। बिल्कुल, और इस पूरी डिजाइन प्रक्रिया में कंस्ट्रेंट्स का सही संतुलन बनाए रखना सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये किसी मशीन में पेच कसने जैसा है ना? जी, यदि आप किसी डिजाइन को ओवर कंस्ट्रेन कर देते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा सीमाएं लगा देते हैं, तो आपकी असेंबली बहुत कठोर हो जाती है। ये ऐसा है जैसे आपने किसी पेंच को इतना ज्यादा कस दिया कि उसकी चूड़ियां ही खराब हो गईं। फिर तो उसमें बदलाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज्यादा। अगर भविष्य में उस असेंबली में 1 मिलीमीटर का भी बदलाव करना पड़े तो पूरा प्रोडक्ट ट्री लाल हो जाता है और हर जगह एरर दिखाई देने लगते हैं। और इसके विपरीत अंडर कंस्ट्रेंट की स्थिति होती है, जहां आपने पर्याप्त सीमाएं नहीं लगाई। जी, अंडर कंस्ट्रेंट होने पर आपकी संरचना अस्थिर हो जाती है। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर को पता ही नहीं है कि पार्ट को कहां और कैसे फिक्स होना है। अगर आप असेंबली को थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो पुर्जे अपनी जगह से खिसक जाएंगे या हवा में तैरने लगेंगे। बिल्कुल। इसलिए मुख्य लक्ष्य एक ऐसा स्वीट स्पॉट खोजना है जहां संतुलन हो, एक ऐसा संतुलन जो डिजाइन में लचीलापन बनाए रखे ताकि भविष्य के अपडेट्स आसानी से हो सकें, लेकिन साथ ही असेंबली की अखंडता भी मजबूत रहे ताकि कोई पुर्जा अपने निर्धारित जगह से न हिले। इस संतुलन को बनाने के साथ साथ डिजाइन प्रक्रिया को तेज करने के लिए असेंबली फीचर्स का लाभ उठाना भी बहुत जरूरी बताया गया है स्रोतों में। जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो बार बार एक ही काम को मैन्युअली करना समय की बर्बादी है। हाँ, फीचर्स बहुत समय बचाते हैं। जैसे अगर आपको एक बड़े टरबाइन के चारों ओर 100 ब्लेड्स लगाने हैं, तो आप हर ब्लेड को अलग से कंस्ट्रेंट नहीं करेंगे। आप बस एक पैटर्न फीचर का उपयोग करेंगे और सॉफ्टवेयर खुद ब खुद उस ब्लेड को गोलाकार में 100 बार कॉपी करके सही जगह पर लगा देगा। एकदम सही उदाहरण है। इसी तरह सिमेट्री और मिरर्स जैसे टूल्स काम आते हैं। अगर आपने कार का बायां हिस्सा डिजाइन कर लिया है, तो दायां हिस्सा बनाने के लिए आप बस उसे मिरर कर सकते हैं। यह न सिर्फ समय बचाता है, बल्कि पूरे डिजाइन में एक ऐसी एकरूपता लाता है जो मैनुअल काम में कभी नहीं आ सकती। लेकिन कोई समस्या भी आती है क्या? हाँ, इन बेहतरीन फीचर्स के इस्तेमाल के साथ एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या भी जन्म लेती है। जब आप एक ही फाइल में हजारों पुर्जे, अनगिनत कंस्ट्रेंट्स, पैटर्न्स और मिरर्स लोड कर देते हैं, तो अच्छे से अच्छा कंप्यूटर भी हांफने लगता है। वो तो है, फाइल बहुत भारी हो जाती होगी। बड़े पैमाने की असेंबलीज बहुत ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव होती हैं।
वे आपके सिस्टम की रैम और प्रोसेसिंग पावर को पूरी तरह से सोख लेती हैं। अगर असेंबली को रोटेट करने में ही स्क्रीन अटकने लगे तो कोई भी इंजीनियर काम कैसे करेगा? यहीं पर प्रदर्शन के अनुकूलन या परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की रणनीतियां काम आती हैं। ये एक बहुत ही रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जिसे सुलझाने के लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि लाइट वेट मॉडल्स का उपयोग। हाँ, इसका मतलब है कि जब आप पूरी असेंबली देख रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर उन पुर्जों का पूरा ज्योमेट्रिक डेटा लोड नहीं करता, बल्कि सिर्फ उनका एक हल्का विजुअल ढांचा दिखाता है। सही कहा। और जो पार्ट्स उस समय काम के नहीं हैं, उन्हें सप्रेस कर देना भी एक अच्छी तकनीक है। वो कैसे काम करता है? मान लीजिए आप इंजन पे काम कर रहे हैं तो आप कार के दरवाजों और सीटों को सप्रेस कर सकते हैं। वे डेटाबेस में मौजूद रहेंगे लेकिन आपके कंप्यूटर की मेमोरी नहीं खाएंगे। और बहुत ही जटिल हिस्सों के लिए उनके सरलीकृत मॉडल्स का उपयोग करना, जिससे सिस्टम पर ओवरलोड ना पड़े और नेविगेशन बिल्कुल स्मूथ रहे। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो तकनीक, प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर कितने भी उन्नत क्यों ना हो जाएं, बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ी चुनौती अक्सर तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय होती है। मानवीय? आप सहयोग की बात कर रहे हैं? जी, ये समझना होगा कि एक बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ एक फाइल नहीं है, यह सैकड़ों लोगों की एक साझा सोच है। इतने सारे इंजीनियर, डिजाइनर और मैनेजर एक साथ बिना किसी टकराव के कैसे काम करें? इसीलिए सहयोग और संस्करण नियंत्रण यानी वर्जन कंट्रोल किसी भी एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट की रीढ़ होता है। कैटिया के कोलैबोरेशन टूल्स टीम के सदस्यों के बीच उस जटिल संवाद को आसान बनाते हैं। ये वर्जन कंट्रोल तो सच में किसी भी बड़े डिजिटल प्रोजेक्ट के लिए जीवन रक्षक है। बिल्कुल। बिना वर्जन कंट्रोल के काम करने की कल्पना कीजिए। एक इंजीनियर ने पूरे दिन मेहनत करके एक डिजाइन बनाया और उसे सेव किया। अगले दिन दूसरे इंजीनियर ने उसी फाइल को खोला, कुछ बदलाव किए और उसे वापस सेव कर दिया। पहले इंजीनियर की पूरी मेहनत एक पल में गायब हो गई। ये अराजकता किसी भी प्रोजेक्ट को डुबा सकती है। वर्जन कंट्रोल लागू करने से ये सुनिश्चित होता है कि हर एक बदलाव ट्रैक किया जा रहा है, पुराना डेटा सुरक्षित है और टीम का हर सदस्य सबसे अद्यतन जानकारी के साथ काम कर रहा है। कोई भी पुराने डिजाइन पर मेहनत करके अपना समय और कंपनी का पैसा बर्बाद नहीं करता। ये सहयोग और समन्वय का एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू है जो सीधे तौर पर प्रोजेक्ट की सफलता से जुड़ा है। इसके बाद बारी आती है उस डिजाइन को असल दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करने की। यहीं नियमित सत्यापन और परीक्षण की भूमिका शुरू होती है। आप किसी डिजाइन को सिर्फ इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं भेज सकते क्योंकि वो स्क्रीन पर अच्छा लग रहा है। बिल्कुल नहीं। यही बात सबसे ज्यादा अहम है। करोड़ों या अरबों रुपए का प्रोजेक्ट सिर्फ इस अंदाजे पर तो नहीं छोड़ा जा सकता कि शायद ये काम कर जाएगा। भौतिक रूप से धातु काटने या सांचे बनाने से पहले ही ये कैसे तय किया जाता है कि डिजाइन असल जिंदगी के दबावों को झेल पाएगा? और यहीं कैटिया के शक्तिशाली सिमुलेशन और विश्लेषण उपकरण मैदान में आते हैं। डिजाइन प्रक्रिया के शुरुआती चरणों में ही असेंबली को अलग अलग परिस्थितियों में डालकर उसका मूल्यांकन किया जाता है। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? मान लीजिए आपने एक हवाई जहाज का लैंडिंग गियर डिजाइन किया है। सॉफ्टवेयर के अंदर ही उस लैंडिंग गियर पर विमान का पूरा वजन और लैंडिंग के समय लगने वाला झटके का फोर्स डालकर देखा जाएगा। क्या उसके पुर्जे आपस में टकरा रहे हैं? क्या कोई पार्ट मुड़ रहा है? ये तो बहुत ही जरूरी है। हाँ, ये वर्चुअल स्ट्रेस टेस्टिंग ये सुनिश्चित करता है कि आपका डिजाइन वास्तव में मैन्युफैक्चरेबल है और सुरक्षित है। इस तरह के प्रोएक्टिव दृष्टिकोण से आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में होने वाली उन महंगी गलतियों की जोखिम को लगभग खत्म कर देते हैं, जिन्हें सुधारने में बाद में करोड़ों का खर्च आ सकता है। और इन सभी सिमुलेशंस, परीक्षणों और रोजाना के बदलावों को याद रखने के लिए दस्तावेजीकरण और संचार की अत्यंत आवश्यकता होती है। ये बहुत ही उबाऊ काम लग सकता है, लेकिन ये उतना ही जरूरी है। सही कहा। हर छोटी डिटेल रिकॉर्ड होनी चाहिए। और ये केवल लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने के बारे में नहीं है। इसमें विजुअल एड्स, 3D आरेख और चार्ट्स का उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत मददगार होते हैं। जब कोई नया इंजीनियर टीम में शामिल होता है तो वो पिछले 2 सालों की मीटिंग्स के मिनट्स नहीं पढ़ सकता। ये विजुअल डॉक्यूमेंट्स उसे तुरंत प्रोजेक्ट के इतिहास और उसके पीछे की सोच को समझने में मदद करते हैं, जिससे पूरी टीम के बीच पारदर्शिता बढ़ती है। इसके साथ ही अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बेस्ट प्रैक्टिस जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वह व्यक्तिगत और सामूहिक विकास से जुड़ी है, यानी निरंतर सीखना और सुधार। क्योंकि तकनीक कभी स्थिर नहीं रहती। बिल्कुल। कैटिया जैसा सॉफ्टवेयर हर साल अपडेट होता है। इसमें नए मॉड्यूल्स जुड़ते हैं और काम करने के नए, अधिक कुशल तरीके सामने आते हैं।
इस सॉफ्टवेयर की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए यह आवश्यक है कि पूरी टीम उद्योग के नए रुझानों के साथ अद्यतित रहे। प्रशिक्षण सत्रों और कार्यशालाओं में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। जी। इसके अलावा डिजाइन प्रक्रिया के दौरान टीम के सदस्यों और हितधारकों से जो फीडबैक मिलता है उसे खुले दिमाग से स्वीकार करना नवाचार और प्रक्रिया में सुधार के लिए बहुत जरूरी है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इन सभी प्रैक्टिसेस और तकनीकों को एक साथ रखकर देखें तो प्रमुख निष्कर्ष यही निकलता है कि कैटिया जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बड़े पैमाने के असेंबली प्रोजेक्ट्स की सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो टूल कितना शक्तिशाली है। बिल्कुल नहीं। ये सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप योजना कैसे बनाते हैं, शुरुआती स्कोप तय करने से लेकर जटिल प्रोजेक्ट्स को सब असेंबलीज में तोड़ने तक। ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप उन उपकरणों का कितनी कुशलता से उपयोग करते हैं, जैसे कंस्ट्रेंट्स का सही संतुलन बनाना, स्टैंडर्डाइजेशन लागू करना और सिस्टम के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना। एक पूरी टीम वर्जन कंट्रोल के साथ काम करती है, हर कदम पर सिमुलेशन और परीक्षण करती है और निरंतर सुधार के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। चाहे वो कंस्ट्रेंट्स का वो नाजुक संतुलन बनाए रखना हो या फिर लाखों हिस्सों को एक व्यवस्थित प्रोडक्ट ट्री में पिरोना हो, अंततः ये एक अनुशासित प्रक्रिया और इंसानी टीम का समन्वय ही है जो स्क्रीन पर दिखने वाले एक डिजिटल आइडिया को सड़क पर दौड़ने वाली या आसमान में उड़ने वाली एक यथार्थ मशीन में बदल देता है। एकदम सही। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। हमने देखा कि कैटिया जैसा सॉफ्टवेयर भौतिक निर्माण से पहले ही हर एक हिस्से, उसके प्रदर्शन, उसके तनाव झेलने की क्षमता और उसकी सीमाओं का कितनी सटीकता से सिमुलेट और विश्लेषण कर सकता है। हाँ, जो कि बहुत अद्भुत है। अगर ये डिजिटल दुनिया इतनी ही सटीक और उन्नत है तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंट्रोल, कंस्ट्रेंट्स और ऑप्टिमाइजेशन के फैसले इंसानों के बिना ही खुद लेने लगे? ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। सोचिए, अगर एक एआई खुद ही ये तय करने लगे कि किस हिस्से को ओवर कंस्ट्रेंट होने से कैसे बचाना है या वजन कम करने के लिए कौन सा लाइट वेट मॉडल इस्तेमाल करना है, तो क्या भविष्य में इंजीनियर की भूमिका एक डिजाइनर से बदलकर केवल उस एआई के द्वारा बनाए गए डिजाइन्स को अप्रूव करने वाले एक सुपरवाइजर की रह जाएगी? ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य के डिजाइन और इंजीनियरिंग की पूरी रूपरेखा को ही बदल सकता है। ये वाकई में बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला नजरिया है। क्या आने वाले कल में मशीनें ही खुद को डिजाइन कर रही होंगी और हम इंसान सिर्फ उस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे? खैर, ये एक ऐसा विषय है जिस पर आज के हमारे विश्लेषण को सुनने वाले जरूर अपने स्तर पर विचार करना चाहेंगे और इस सवाल के जवाब तलाशना चाहेंगे। इंजीनियरिंग और डिजाइन की ये डिजिटल दुनिया जितनी तकनीकी है उतनी ही रोमांचक भी है। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। आज के इस विस्तृत और तकनीकी विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर लौटेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। शुक्रिया।